हम लोगों ने रेशियो कर लिया था, अब बात आता है प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो प्रोपोर्शन के बारे में बेसिक क्या है, बेसिक समझ लेते हैं पहले। प्रोपोर्शन क्या है? ठीक है, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन क्या है? ठीक है, रेशियो क्या होता है? A:B, जिसे हम कहते हैं A/B। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या कहता है? अगर दो रेशियो बराबर है, ठीक है, दो रेशियो बराबर है, कहने का मतलब A/B इक्वल टू X/Y है। ठीक है, तो AY इक्वल टू BX, मतलब प्रोपोर्शन बात करता है दो रेशियो की इक्वालिटी के बारे में। समझ में आ गया? तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का रेशियो हो गया था, सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने बना लिए थे। अब आते हैं प्रोपोर्शन पे। ठीक है, कुछ बेसिक है वो जान लेते हैं सबसे पहले। प्रोपोर्शन में जैसे कहा A/B इक्वल टू X/Y, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, तो AD इक्वल टू BC। समझ गए? तो बोलता क्या है कि ABCD, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम्स कहा जाता है, और सेकंड और थर्ड टर्म को मीन्स कहा जाता है या मिडिल टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म को फोर्थ प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमने लिखा A/Y B/X, ठीक है, अपने एग्जाम्पल में A/Y को कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्योंकि ये किसका प्रोडक्ट है, किसका मल्टीप्लिकेशन है A/B, फर्स्ट और फोर्थ टर्म का, और B/X किसका है, सेकंड और थर्ड टर्म का, तो उसको कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये है आपका बेसिक प्रोपोर्शन का। अब कुछ और चीज़ों के बारे में बचते कि दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जो अभी आपने सीखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करता है वो। ठीक है, अब ABC कहने का मतलब अगर 3 क्वांटिटी है ABC सेम काइंड का, सेम यूनिट का, तो उसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहा जाता है। जब सेम काइंड और सेम यूनिट का 3 क्वांटिटी है तो उसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहा जाता है। कहने का मतलब इस वाले केस में इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर होता है। ठीक है, तो इस केस में B² इक्वल टू AC हम लोग कह सकते हैं, B इक्वल टू √AC। समझ गया? कोई दिक्कत अब तक? तो अगर 3 क्वांटिटी सेम काइंड का है, सेम यूनिट का है, तो उसे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहा जाता है। अगर A, B और C कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो B² इक्वल टू AC माना जाता है। क्यों माना जाता है? वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। रेशियो को समझने का सबसे इजी तरीका है, जब भी कोई रेशियो दिया हुआ हो उसको इन अ फ्रैक्शन लिख दो। इन अ फ्रैक्शन लिख दो, कहने का मतलब अगर A:B दिया हुआ है तो A/B लिख लो। ठीक है, A/B सबसे इजी तरीका है रेशियो को समझने का। जब तक रेशियो को तुम ऐसे देखते रहोगे थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, पर ऐसे लिख देने में तो बच्चा से करते आ रहे हैं हम लोग बचपन से। ठीक है, A/B, A/B, तो समझना इजी होता है। समझ गए? अब प्रोपोर्शन कहता है कि एक रेशियो सेम काइंड का ही होगा, माने एक रेशियो में जो A और B है वो सेम काइंड सेम यूनिट का होगा, लेकिन हो सकता है जो सेकंड रेशियो जो उसके बराबर है वो डिफरेंट काइंड का हो सकता है, बट वो दोनों सेम काइंड का होगा अपने में। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे ₹6 ₹8 इक्वल टू 12 टॉफ़ी 16 टॉफ़ी। कहने का मतलब ₹6 बाई ₹8 इक्वल टू 12 टॉफ़ी 16 टॉफ़ी। समझ में आ गया?
तो ये देखो इसका यूनिट सेम है, एक रेशियो का यूनिट सेम ही होगा, हमेशा सेम होगा, पर ज़रूरी नहीं कि एक प्रोपोर्शन के अंदर दोनों रेशियो का यूनिट सेम हो। डिफरेंट यूनिट हो सकता है प्रोपोर्शन के अंदर डिफरेंट रेशियो का डिफरेंट यूनिट हो सकता है। When 3 or more number are so related that the ratio of first to second, the ratio of second to third, third to fourth are all equal, the number are said to be in continued proportion. X by y equal to y by z, y by z equal to z by w, z by w equal to w by p, w by p equal to p by q. इसे कहते हैं हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। मैथ्स में जब भी कुछ समझना सबसे पहले दिखाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना मैथ्स इजी होता जाता है आपके लिए। ठीक है, मैथ्स को आप लॉ की तरह रट नहीं सकते, समझ गए। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अब इन एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। कहा कि एक प्रोपोर्शन है 2.4, 3.2, 1.52, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2.4 बाई 3.2 इक्वल टू 1.5 बाई 2। तो 2.4 इंटू 2 इक्वल टू 1.5 इंटू 3.2, दोनों का आंसर 4.8 ही आएगा, इसलिए प्रोपोर्शन में है। सेटिस्फाई हो गया, प्रूव हो गया कि हाँ ये चारों नंबर जो है प्रोपोर्शन में है। ठीक है, फिर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर है ये है फर्स्ट नंबर 10/3, ये है सेकंड नंबर, ये है थर्ड नंबर, ये है फोर्थ नंबर। प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका होता है बीच में 2 डॉट देता है, इसका मतलब होता है 2 रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, 10.3 is to x in proportion of 5/2 is to 5/4। तो अगर अब हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 10/3 बाई एक्स इक्वल टू 5/2 बाई 5/4। अगर हम सॉल्व करें तो x जाएगा ऊपर क्योंकि डिवाइड है, तो कैसे इसको इस तरह से डिवाइड बाई एक्स है, इसको भी लिख सकते हैं 5/2 डिवाइड बाई 5/4। तो 10/3 इंटू 1/x इक्वल टू 5/2 इंटू 4/5। जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो क्या हो गया 10/3x इक्वल टू 20/10, 10 10 100 इक्वल टू 60x। आया समझ में। तो x इक्वल टू 100/60, तो b पचे 100, b तिया 60, 5/3, b पचे 100, b तिया 60। सॉल्व करने का मैथ को बहुत तरीका हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी कर सकते थे कि ये देखिए 5 से 5 कट गया, 2 बच गया। ठीक है, 2 तिया 6x बाई 10, सॉरी 10/6 इक्वल टू x आता फिर, तो फिर 2 पचे 10, 2 तिया 6। तो सॉल्व करने का तरीका तो बहुत सारा हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सीधा ये 2 इधर आता, 2 पचे 10, 5/3, x इक्वल टू 5/3। तो सॉल्व करने का मैथ्स का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब एग्जाम्पल 3 क्या बोला, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब कि डी मिसिंग है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, फोर्थ निकालना है। तो फोर्थ क्या होगा, फिर वही चीज़ करेंगे हम लोग। 2/3 डिवाइड बाई 3/7 इक्वल टू 4/x, फोर्थ प्रोपोर्शन। सॉल्व करना है तो 2/3 डिवाइड बाई 3/7 इक्वल टू 4/x, 2/3 इंटू 7/3 इक्वल टू 4x, 7 दूनी 14, 3 तिया 9 इक्वल टू 4x, सॉरी 4x।
14x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36/14। अब 2 से कट सकता है, ठीक है, 18/7। समझ गए? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। जब भी कहा थर्ड प्रोपोर्शन, इसका मतलब कि वो बात कर रहा है a/b इक्वल टू b/c, जहाँ पे फर्स्ट रेशियो का डिनोमिनेटर सेकंड रेशियो का न्यूमरेटर बराबर होगा। तो इस केस में अगर बोले थर्ड प्रोपोर्शन निकालो तो हम कह सकते हैं b² इक्वल टू AC, b इक्वल टू √AC। और जब हमको फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन दे रखा है तो सिंपल सा बात है b इक्वल टू √2.4 इंटू 9.6। तो 2.4 इंटू 9.6 इक्वल टू 3.04, अंडर रूट करोगे तो आंसर आएगा 4.8। कुछ गलती हो गया? क्या गलती हो गया हमसे? b² इक्वल टू AC 2.4 9.6। अच्छा, उसने इसको सेकंड प्रोपोर्शन ही माना है, ठीक है, इसको सेकंड प्रोपोर्शन माना है, लेकिन कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अजब बात है। ऊपर क्या पढ़ाया था इसमें? इफ a b c are in continuous proportion then the middle term b, अच्छा सॉरी, b is called mean, गलती हो गया था मुझसे शुरू में। middle term b is called mean proportional between a and c and a is first proportional, c is third proportional, c third proportional होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब b² इक्वल टू AC थर्ड प्रोपोर्शनल ये माना जाएगा उस केस में, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड ही रह जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। मैं जिसे हम लोग पहले फोर्थ प्रोपोर्शन कहते थे, अब वो थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। b² इक्वल टू AC, c मिसिंग है, b² पता है तो 9.6 का स्क्वायर इक्वल टू AC, a पता है, a कितना था 2.4, तो 9.6 का स्क्वायर भागे 2.4 38.4, ठीक है, c इक्वल टू 38.4, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया था, उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने b को थर्ड प्रोपोर्शन समझ लिया था, जबकि b को तो ये लोग मीन ही कहता है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c। फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहा जाएगा a को और c को कहा जाएगा थर्ड, और b होगा सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है, मिडिल टर्म और सेकंड प्रोपोर्शन, जो करना आप लोग मीन प्रोपोर्शन, जो आपको चाहे सही लगे वो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आया फाइंड द मीन ऑफ प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25। अब जब बोला मीन निकालने, अब बोल रहा है b का बात कर रहा है, अब b का बात कर रहा है, ठीक है। तो b इक्वल टू √AC, तो b इक्वल टू √1.25 इंटू 1.8, तो b इक्वल टू 1.25 इंटू 1.8 का √1.5, समझ गए। तो जब ऐसा बात कहा जाए कि सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन बराबर है प्रोपोर्शन का, तो उस केस में b² इक्वल टू AC लगता है, जहाँ पे a को फर्स्ट कहा जाता है, b को मीन कहा जाता है और c को थर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। a/b इक्वल टू c/d, AD इक्वल टू BC, कोई दिक्कत नहीं है। इफ a/b इक्वल टू c/d, देन देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, a/b इक्वल टू c/d, तो हम कह सकते हैं ना b/a इक्वल टू d/c। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। एक बार डिवीजन में फॉर्म में लिख लीजिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में, कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है, इसको सामने में है। इफ a/b इक्वल टू c/d देन AC इक्वल टू BD। अल्टरनेंडो, ये क्या किया समझिए, a/b इक्वल टू c/d,
तो ए बाई सी, अगर सी इधर लेके आए और बी उधर लेके जाएं, क्रॉस, समझ में आ गया? तो हो गया, समझे? ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी हो गया। तो ये कुछ रटना नहीं है, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ही हो रहा है। एक बार अगर आपने डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया, कुछ नहीं करना है, देखिए खुद चला जाएगा वो क्रॉस होकर के। इसको इन्वर्स कर दीजिए, बी बाई ए डी बाई सी, क्या दिक्कत था? ये अगर इधर चला जाए, ये इधर आ जाए, इक्वल टू का साइन तो लगा ही हुआ है, पता तो होगा ही ना। देखिए 2/4 इक्वल टू 10/20, ठीक है? तो 2/10 इक्वल टू 4/20, 2 पचे 10, 4 पचे 20, 1/5 दोनों का आंसर। तो एक बार डिवीजन में लिख लेंगे ना रेशियो को, उसके बाद आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ है रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथा पे। चौथा क्या बोला? a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। कहने का मतलब वो कुछ नहीं कह रहा है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो a बाई बी प्लस 1 करे और c बाई डी प्लस 1 करे, तो दोनों साइड जब प्लस 1 किए हैं तो बराबर ही है। तो a प्लस बी बाई बी, c प्लस डी बाई डी होगा ना। जब जोड़ते हैं, फ्रैक्शन जोड़ते कैसे हैं पता है ना? नीचे b है, कॉमन फैक्टर b, 1 मल्टीप्लाई बाई b, तो a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। तो प्रूव हो, कोई दिक्कत? उसी तरह से a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर होगा तो a माइनस बी, जब इसको प्लस 1 की जगह -1 लिख दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार बस आपको करना कुछ नहीं है, शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ, रेशियो को बस डिवीजन के फॉर्म में लिखिए, उसके बाद आपका आंसर काफ़ी इजी है निकालना। एक बार बस रेशियो को डिवीजन के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है? a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देन a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी, सी माइनस डी, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ किया कैसे। पहले किया a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो a बाई बी अगर प्लस 1 करे, c प्लस डी प्लस 1 करे तो भी बराबर रहेगा। तो a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। उसी तरह से a प्लस बी माइनस 1 करे इक्वल टू सी प्लस डी माइनस 1 करे तो हो जाएगा a माइनस बी बाई बी, सी माइनस डी बाई डी। ये हो गया आपका कंपोनेंडो, ये हो गया डिविडेंडो, ठीक है? अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो ऑब्वियस सा बात है a प्लस बी बाई बी डिवाइड बाई a माइनस बी बाई बी, तो b भी कट जाएगा। c प्लस डी बाई डी डिवाइड बाई c माइनस डी बाई डी, तो डी डी कट जाएगा। तो निकल के क्या आया आपके पास? a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी। समझ? कहने का मतलब अगर रेशियो प्रोपोर्शन में है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो a माइनस बी a प्लस बी और a माइनस बी और c प्लस डी, c माइनस डी भी प्रोपोर्शन में ही होगा। इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू e बाई एफ इक्वल टू, चला जा रहा है, ठीक है? देन ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ। कहने का मतलब ये सारा रेशियो बराबर होगा, दिस इक्वल्स टू a बाई बी, दिस इक्वल्स टू c बाई डी। नहीं समझे? a प्लस सी प्लस ई डिवाइड बाई b प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए हम लेते हैं कुछ प्रोपोर्शन, जैसे 2/4 इक्वल टू 6/12, सॉरी 6/12 नहीं होगा, 2 3 6 4 3 12, हाँ 6/12 इक्वल टू, और बताइए, 2 चौका 8, 2 पचे 10/4 पचे 20, 10/20।
ठीक है। अब ये सारा रेशियो बराबर है 3 दूना 6, 3 चौका 12, 2/4, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2/4, ठीक है। ये सारा रेशियो बराबर है। काटेंगे तो देखिए ना, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 2/4 हो गया, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 2/4। तो कहने का ये था कि 2 + 6 + 10/4 + 12 + 20 = 2/4 या = 6/12 या = 10/20। कैसे? 10 6 16 2 18 हो गया, 20 4 24, 24 + 12 36 हो गया। तो 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 3 छक 18, 12 तिया 36। आ समझ में? 10/20 नहीं आएगा, 10/20 का भी लॉन्ग फॉर्म तो 2/4 ही हो जाएगा ना आखिरकार, ठीक है, समझ गए? या 18 दूनी 36, 1/2, 1/2, 1/2 ही तो है ये, 6 दूनी 12, 10 दूना 20 तो है ना 1/2। तो वही कहना चाह रहा था, अगर कोई रेशियो ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है a + c + e + n डिवाइड बाई b + d + f + n = a/b = c/d = e/f, ठीक है, = g/h = k/l, अगर सब बराबर है तो, ठीक है। उसी तरह से सबट्रेंडो है। सबट्रेंडो क्या कहता है कि अगर इफ a is to b = c is to d = e f to f then each of these ratio is equal to, then कहने का मतलब a/b = a - b, ठीक है, सॉरी a - c - e, b - d - f। न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन बराबर होगा a/b के, बराबर होगा c/d के, बराबर होगा e/f के। समझ में आ गया? अब कुछ एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? इफ a/b = c/d = 2.5, 1.5, what are the value of AD, BC and a + c, b + d, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसको सिंपल तरीका से सॉल्व करने का क्या है और ये कैसे सॉल्व किया है उसको भूल जाइए। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर लिखा हुआ है a/b = c/d = 2.5 to 1.5, इसका मतलब क्या होगा? a = c = 2.5, b = d = 1.5। आपको निकालने क्या बोला हो? AD by BC, AD by BC। तो AD by BC का मतलब a का वैल्यू क्या है? 2.5, D का वैल्यू क्या है? 1.5, B का वैल्यू क्या है? 1.5 और C का वैल्यू क्या है? 2.5। तो क्या हो गया? कट गया, बचा गया। मतलब AD by BC = 1/1, मतलब 1:1 का रेशियो। समझ गए? अब दूसरा क्या बोला था वो? a + c, b + d। तो a + c, ठीक है, b + d। तो a का वैल्यू क्या है? 2.5, c का वैल्यू क्या है? 2.5, b का वैल्यू क्या है? 1.5, d का वैल्यू क्या है? 1.5, तो 5/3। ये हो गया आपका ये तरीका। कोई मैथ नहीं, कुछ नहीं। अरे जब a/b = 2.5 = 1.5 है तो a का वैल्यू 2.5 है, b का वैल्यू 1.5 है। समझ गए? एग्जाम्पल 2, इफ a/3 = b/4 = c/7 then prove that a + b + c/c = 2। अब हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर ध्यान होगा तो अगर इन तीनों को जोड़ दें और इन तीनों को जोड़ दें तो = c/7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइड बाई c चाहिए इसलिए। या a/3 या b/4, हमने क्या पढ़ा था?
अगर 3 ठो रेशियो इस तरह से दिया हुआ हो तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ न्यूमरेटर बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7। अब काहे के डिनोमिनेटर में c/7 चाहिए, इसलिए हम लोग क्या फार्मूला बनाएंगे, a प्लस बी प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 इक्वल टू c/7। तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 7/7, तो 14/7, तो 2, तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? अब देखिए एग्जाम्पल 3, ठीक है। अब ये जो सॉल्व किया उसको भूल जाइए, ठीक है। अब इसका इजी सॉल्विंग क्या होगा उसको देखिए। ये क्या बोला कि एक डीलर है, ठीक है, वो बेचता है चाय जिसका दाम है, कॉस्टिंग है, कॉस्ट है 6.92 पर केजी, मिक्स किया है, और एक चाय है जिसका कॉस्टिंग है 7.7 पर केजी। दोनों को मिलाता है और फिर बेचता है 8 रुपया 80 पैसा पर केजी और 17.5 रुपया प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। 17.5% प्रॉफिट कमाता है। कैसे? 17 दूनी 34, एक 35/2, 35/2 करेंगे 17.5% प्रॉफिट कमाता है। 17.5% प्रॉफिट कमाता है और हमें मालूम है जिन चाय को उसने मिक्स किया है उसका कॉस्ट ये है। तो अगर हम ये पता कर ले कि मिक्स चाय का कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि सेल प्राइस तो पता है, 2 प्रोडक्ट को मिक्स करने के बाद सेल प्राइस 8 रुपया 80 पैसा है। प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल, प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल दिया हुआ है, तो प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल है 17.5%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा 8.80 इंटू 17.5%, 1 रुपया 54 पैसा। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो मिक्स जो मिक्सिंग किया है उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट है 8 रुपया 80 पैसा माइनस 1.54, 7 रुपया 26 पैसा। हमें निकालना क्या है कि ये मिक्सिंग का रेशियो क्या है। तो मिक्सिंग का रेशियो निकालने के लिए मिक्सिंग का वेट चाहिए। वेट क्या है? मैंने 20% ये है, 80% वो है, 60% ये है, 40% वो है, चाहिए होगा ना। तो अगर हम अज्यूम कर ले, लेट अज्यूम डैट जो फर्स्ट चाय है, जो फर्स्ट चाय पत्ती है, उसका जो क्वांटिटी मिक्स किया गया है वो x है। तो दूसरा चाय है जो मिक्स किया गया है वो हो जाएगा 1 - x। अब काहे कि मिक्सिंग का कॉस्ट है, मिक्स होने के बाद जो कॉस्ट है चाय पत्ती का वो 7.26 है, 7.26 रुपया है। तो 6.92x, ठीक है, प्लस 1 - x इंटू 7.77 इक्वल्स टू 7.26। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 6.92x प्लस 7.77 माइनस 7.77x इक्वल टू 7.26। तो 6.92 माइनस 7.77 इक्वल टू माइनस 0.85x, और ये इधर आके माइनस होगा तो 7.26 माइनस 7.77 इक्वल टू 0.51, माइनस 0.51, माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.51 बाई 0.85। तो 0.51 डिवाइड बाई 0.85 इक्वल्स टू 60%, 0.60, इन अदर वर्ड 60%। अगर ये 60% है, मतलब चाय पत्ती, पहला वाला चाय पत्ती अगर ये 60% है तो ये क्या होगा 40% मिक्सचर में। तो
तो रेशियो क्या बना 60/40। इसको सॉल्व करेंगे तो b तिया 60, b दूना 40, 3:2 के रेशियो में मिक्स किया जाएगा। तो हम लोग बाय यूजिंग द एक्स वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके पता नहीं किस तरह से